हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज लेके आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एमआईपी सीरीज यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ हम एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं हर चैप्टर्स के ऐसे नोट्स लेके आऊंगा, हर चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका 1 मार्च को आपका मैथ का एग्जाम है कि नहीं? 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है? क्लास 10th वालों के लिए कि 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है, ठीक है? तो अब आपके पास कितने दिन बाकी रह गए हैं? अगर मैं अप्रॉक्स करूं आपसे तो लगभग 12 दिन, ठीक है? आपके पास 12 दिन है एंड 12 डेज है आपके पास। तो आप कैसे मैनेज करेंगे इसमें? तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, पहले तो जो हमारी पिछली सीरीज चल रही है जिसमें हम डे 9 तक आई थिंक पहुंच गए हैं, डे 10 हमने कवर कर लिया, उसमें मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है इलाहाबाद का, जो जिस तरह से उसमें लगभग 50 क्वेश्चन के करीब है वो हमने कर लिए हैं। तो अब जब वो क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत मैथ के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से वास्तविक संख्या में क्या होता है, √2 √3 वगैरह का जो क्वेश्चन मैंने बताया था, या त्रिकोणमिति, वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी भी कुछ नहीं पता, एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और अब 10 दिन बचा है और ये कगार आ गई कि उन्हें लग रहा है वो मैथ में फेल हो जाएंगे। तो ऐसी बात टेंशन नहीं लेने की, ये सीरीज जो होने वाली है ये खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत कमजोर है। इसमें मैं करूंगा क्या, इसमें मैं वो चैप्टर को उठाऊंगा, खासकर आपके जो चैप्टर्स हैं मैथ के, उनको हम लेंगे पहले, और उनके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा, मैं सूत्र बताऊंगा, ठीक है? कौन कौन से कब आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इस फार्मूले पे है, इस सूत्र का हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कई बार आ रखे हैं और आने के चांस भी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि हम ज्यादा चीजें कवर कर पाए। मैं आज कवर करने वाला हूँ वास्तविक संख्या। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है मेरी, कौन वाली, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है सिलेबस के साथ कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें मतलब किस चैप्टर से हमारे ज्यादा क्वेश्चन और नंबर आते हैं। जैसे कि मैंने बात किया था कि वास्तविक संख्या से हमारा आता तो सिर्फ 5 मार्क्स का है, आता सिर्फ 5 नंबर का है इससे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक आसान है। इसमें हमें पता है कुछ फिक्स क्वेश्चन ही आ सकते हैं, और उस फिक्स क्वेश्चन को अगर हमने पढ़ लिया तो 5 नंबर हम लोग ले सकते हैं एग्जाम में। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या में पढ़ना होगा, एक तो सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा कि संख्याएं कैसी होती हैं, ठीक है? फिर एक पोर्शन आपका कट कर दिया गया है जो अनावर्ती और मतलब कि जिसमें हम लोग को जो दशमलव होता था उसे हटाना होता था कि वो परिमेय है या अपरिमेय, वो वाला पार्ट हट गया है, अब तो नहीं हो सिलेबस में। लेकिन एक तो संख्याएं हो गया आपका, दूसरा आता है आपका कि जो परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने वाला होता है, ठीक है? अपरिमेय या परिमेय का अपरिमेय सिद्ध करने वाला, मैं अपरिमेय सिद्ध कर देता हूं ताकि आप यहां से समझ पाए मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूं। और तीसरा पोर्शन जो होता है हमारा इस चैप्टर से, वो होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। कौन सा होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के आपसे निकाले जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड से क्या होता है यहाँ पर? एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों से आपका क्वेश्चन बनता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा, हम संख्याओं की बात करते हैं। पहले संख्याओं में मैं इस तरह से पहले आपको ये जो चैप्टर है उसका एक माइंड मैप दूंगा ताकि आप समझ पाए कि क्या क्या है इस चैप्टर में, हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वीडियो में, इसीलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, लेकिन कंटेंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आपको पहले बता दें आप, ठीक है? संख्याओं में मैंने आपको बात की थी कि संख्या हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और एक होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो एक हमारे पास होती है क्या, वास्तविक संख्या, ये आपको दिख रहा होगा। एक होती है हमारे पास वास्तविक संख्या, और दूसरी क्या होती है, दूसरी हमारे पास होती है कल्पित कह लें या फिर इमेजिनरी नंबर भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है? इससे इमेजिनरी नंबर में हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसका काम ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम छोड़ते हैं इधर, ठीक है? इमेजिनरी नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, वो जो वास्तविक संख्या नहीं होती, यानी कि जब पढ़ोगे आगे तो वो आयोटा में आ जाती है, मतलब जैसे -√2, ये सब क्या होती है? ये होती है सारी हमारी वास्तविक संख्या नहीं होती है, बल्कि कौन सी होती है? हमारी इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? इसको हटाते हैं अभी, हमें फोकस करना है क्योंकि हमारा सिलेबस वास्तविक संख्या पे, और वास्तविक संख्या पे हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है वास्तविक संख्या में आप पढ़िए। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है? वास्तविक संख्या में आपके पास आती है एक परिमेय संख्या, एक आती है हमारे पास परिमेय संख्या, एक आती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या आती है, एक आती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होती है भाई, ये बताइए अदनान भाई। देखो, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या में भी हम इसको 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? वहां से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ये देखो, परिमेय संख्या में सबसे पहले आती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होती है मैं बताऊंगा अभी, बस थोड़ा सा धीरज रखिए आप। प्राकृतिक संख्या,
दूसरी संख्या हमारे पास होती है जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। फिर हमारे पास तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है हमारे पास पूर्णांक यानी कि इंटीजर बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर चौथी हमारे पास इस तरीके से आ जाती है जिसमें हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक पूर्ण संख्या या पूर्णांक। बाकी हमारी अभाज्य संख्या आती है, इसको भी ले लेता हूं क्योंकि अभाज्य इंपॉर्टेंट है, हमें सीखना होगा भी। और भी बहुत सारी संख्याओं के हैं जैसे सम संख्या, या फिर विषम संख्या। तो ये सब क्या होती है, ये सब इसी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर आ जाती है। तो बस मोटा मोटा आप ये चार याद रखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और अभाज्य संख्या आती है परिमेय के अंदर। अपरिमेय के अंदर आपके पास सिंपल आती है वे संख्याएं। कैसे आप अपरिमेय को डिफाइन करेंगे, परिमेय को डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं कि परिमेय वे संख्याएं हैं कि जिन्हें हम क्या लिख पाए, p बाई क्यू के रूप में लिख पाए और जिनका q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, ये क्या कह रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नंबर को, अभी तक आपने जितने भी पढ़ा होगा, अगर क्लास 8 9 में पढ़ा है तो भिन्न पढ़ा होगा ना। भिन्न क्या होता है, भिन्न यानी कि जब भी हम 2/3 4/3 तो एक आगे हमारे पास भिन्न होता है जिन्हें हम बटे के रूप में लिख पाए। तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि हमने p बाई क्यू पे, यानी कि जो p है वो भी कोई नंबर होगा, q कोई नंबर होगा, लेकिन किसके, जीरो को छोड़ के। क्यों ऐसा होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग नीचे जीरो लगा देते हैं तो ये हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं इंफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इंफिनिटी बोलते हैं, अनंत बोल देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग 1/0 नहीं लेते, यानी कि जीरो को छोड़ के बाकी सारी जो हो जाएंगी हमारे पास वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज क्या आती है, अब इसमें मैं और डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे परिमेय संख्या में फिर हमारे पास आएगा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, फिर हमारे पास होल नंबर, फिर पूर्णांक यानी इंटीजर, और फिर अभाज्य संख्या यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वे संख्याएं जो सिर्फ खुद से, जिनके पास दो गुणनखंड होता है, एक तो खुद होती है और एक उन्हें काट सकता है, तो वो संख्या क्या जाती है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, ये परिमेय संख्या की हम बात कर रहे हैं कि जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और जिनका q क्या हो, नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी संख्या को अगर मैं कह दूं एक, क्या एक परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि एक के नीचे अगर मैं एक लगा दूं तो 1/1 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरीके से दो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे ट्विस्ट देखो थोड़ा सा, ये मैंने क्या बताया p बाई क्यू। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। क्योंकि प्राकृतिक संख्या कितने से शुरू होती है, एक से, 1 2 3। अब यहां से आप जितना भी गिन सको अनंत तक, जितना भी, 1 लाख 2 लाख करोड़ करोड़, जितना भी मिलियन, जितना भी होता है सब, 10 लाख, ये सब आपके अंदर हो जाएगा प्राकृतिक संख्या के अंदर। लेकिन क्या प्राकृतिक संख्या की शर्त है कि वो एक से स्टार्ट होती है, जिन्हें हम गिन सकें 1 2 3 4 इस तरीके से। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बस इतना अंतर है कि जहां प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो कहोगे हाँ। क्यों कहोगे, क्योंकि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या ऐसी होती है कि हमें यहाँ पर एक शर्त दे रखी है कि p बाई क्यू क्या जैसे होती है, एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन कब, जब q नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन p तो 0 हो सकता है ना, ऊपर वाला 0 हो सकता है, तो वही मैंने किया यहाँ पर। मेरा जो p है वो 0 और नीचे मैंने 1 लगा दिया, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। तो इस वजह से 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ो फटाफट। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है हमसे कि प्राकृतिक संख्या हमारे पास होती है 1 2 3 और पूर्ण संख्या होती है हमारे पास 0। जब उसमें ऐड कर दो, 0 शुरुआत में लगा दो तो हो जाएगी वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक सिंपल, अगर आपने वो नंबर रेखा, संख्या रेखा पढ़ रखी है, नंबर लाइन, क्या होता है संख्या रेखा, इस तरीके से एक लाइन होती है जिसमें यहाँ पर होता है 0, होता है कि नहीं। फिर यहाँ पे इस साइड होते हैं, हम लोग बोलते हैं माइनस वाला है, -1 -2 -3, इधर क्या होता है 1 2 3, ये होता है। तो यही जो संख्या रेखा पे जिन नंबरों को लिखा जा सकता है वो होती तो वास्तविक संख्या है, लेकिन उसके अंदर जब आओगे तो क्या होती है, वो पूर्णांक होती है। यानी कि पूर्णांक का सिंपल मतलब है कि -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि -2 -3 -1, ठीक है, और क्या हो जाएगा 0, फिर 1 2 3, इधर भी। मतलब आप जो भी संख्याएं आप ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो, वो सारी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक के अंदर आएंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1.2 और माइनस का, क्या ये एक परिमेय संख्या है, हाँ है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम -1/2 को लिख सकते हैं। कैसे, -1/2 को मैंने बताया कि अगर आप दशमलव से कैसे भिन्न में बदलते हो, इसको भिन्न में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। कैसे, 1.2 को जैसे दशमलव की जगह 1 लगाया, बाकी जितनी संख्या उतना 0, तो ये -12/10 आ गया और 12/10 p/q के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब चूंकि एक परिमेय संख्या है तो यानी क्या हो जाएगी, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं। पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या फिर से देख लो, एक पूरा, जैसे समझ लो एक थैला है मेरे पास, उस पूरे थैले में क्या मेरे पास परिमेय संख्या है, लेकिन उस थैले में अलग अलग
नंबर्स हैं, उस थैले में अलग अलग नंबर्स हैं, जैसे कि कुछ प्राकृतिक संख्या है, कुछ पूर्ण संख्या है, कुछ पूर्णांक है, तो वो सारी परिमेय संख्याएं तो है, लेकिन अलग अलग वो संख्याएं, जैसे कि ये वाली जो हो जाएगी वो पूर्णांक नहीं होगी। कैसे? जैसे कि मैं कह दूं कि 1.2 तो एक पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पूरा नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे -3 है तो एक पूर्णांक है, -2 है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 10,000 पूर्णांक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 3.2 तो एक पूर्णांक नहीं है, 1/3 पूर्णांक नहीं है, 4/3 पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये क्या आती है? ये आती है इस सब के बीच में। पूर्णांक क्या होना चाहिए? वो होल नंबर होती है। अरे मतलब कि बोले तो अपने पास पूरी पूरी संख्याएं होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है इतना भी? पूर्णांक हमने समझ लिया। अब पूर्णांक की बात आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड करें ना तो सिर्फ अकेली वे संख्याएं और एक आए। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल लूं, मैं कहूं गुणनखंड करो, किसका मैंने आपको सिखाया है? 10 का गुणनखंड करो। तो कैसे करोगे गुणनखंड? कहोगे नंदन भाई 2 से हम इसे पहले काट सकते हैं, 2 × 5 = 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 × 1 = 5। तो कितनी संख्या है इनका गुणनखंड लिखोगे? तो 2 × 5 1 2, दो संख्याएं आ गई इसकी। और इसको एक और कौन काट सकता है? एक भी काट सकता है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं कहूं कि 10 को कौन कौन सी संख्याएं काट रही हैं, तो कहोगे नंदन भाई 1 से कटेगा 10, 2 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, फिर मैं लिख दूं 9, 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 × 3 = 9 और 9 खुद से कटेगा। लेकिन मैं ये लिख दूं 7, 7 किससे कटेगा? 7 तो सिर्फ 1 से कटेगा और किसी 7 से नहीं कटेगा। मैं लिख दूं 23, 23 किससे कटेगा? 23 सिर्फ 1 से कटेगा और किसी खुद 23 से कटेगा। तो वे संख्याएं कि जिनका गुणनखंड केवल वे संख्याएं खुद और एक हो, तो वो क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि सबसे लीस्ट यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 से है, यानी कि 2 फिर 3, यानी कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 2 समझ लीजिए एक अभाज्य संख्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक सम संख्या है। ये चीज ध्यान रखनी, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन बना के वो। 2 3 फिर आपके पास 5 7 9 नहीं 11 13, ठीक है, इस तरह से 17 और 19 ऐसे करके आती रहती है आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरह से अभाज्य संख्या को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? ये थी हमारे पास सारी परिमेय संख्याएं। ये क्या होती है? हमारे पास परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एक चीज और मैं पूछ लूं, 1/4 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है? कहोगे हाँ एक परिमेय संख्या है। क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए 1 2 3, जैसे हम गिन सकते हैं। 1/4 तो गिने नहीं, हम नॉर्मली गिनते 1 2 3 4 चीजों को गिनते हैं। तो फिर मैं कहता क्या ये 1/4 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कब आई है? बस है वो प्राकृतिक संख्या ही, उसके आगे 0 जोड़ दो, 0 1 2 3, तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक भी नहीं है, क्योंकि पूर्णांक ये क्या आएगी? इसमें जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा लगभग 0.25 के करीब। ठीक है, तो 0.25 के करीब आ जाएगा। तो कैसे कहोगे कि भाई ये वो है? ये हमारी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक के लिए हमारे पास एक पूरा नंबर होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है पूरा नंबर, 3 4 7 8 9 11 15 16 17, ऐसे ना हो कि 3.4 7.3, ये वाले नहीं होते हैं पूर्णांक। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर अभाज्य संख्या की बात की, अभाज्य संख्या भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि भाई जैसे हम इसके नीचे एक लगाएंगे, ये सब क्या बनती जाएगी? एक परिमेय संख्या बनती जाएगी। अपरिमेय संख्या की बात करो। ठीक है, क्लियर है फंडा? आगे बढ़ते हैं भाई, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? ये देखो यहाँ पे संख्या मिट गया। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है कि जिन्हें p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैसे नहीं लिखा जा सकता? सिंपल सी बात है भाई, क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि जब अपरिमेय संख्या को आप लिखेंगे, किसमें? अपरिमेय संख्या को जब आप लिखने जाएंगे ना, तो जैसे √2 एग्जांपल पर मैं लिखता हूँ, √3 √7 √5, जितनी भी रूट में हम लिख सकें, या फिर 2 + √3, या फिर क्या बोलते हैं 2√3, या फिर 3√3, ये सारी जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्या क्या होती हैं? ये सारी संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा होता क्यों है? आप आगे चल के पढ़ेंगे क्लास 11th में, और वहां पर जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे बताया जाएगा आपको कि ये जो होती है ना, ये क्या होता है? ये क्या होती है? नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि रिपीटिंग है, सॉरी, ये होती है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, या फिर आप लोग ने बोला जाता है इसे अनावर्ती। ठीक है, जिस जो आपने रिपीट तो होती है, लेकिन जैसे इसका मैं वैल्यू को तो 1.4 1 2 3 1 5 7 3 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये होती है हमारे पास। तो इस वजह से इन सबको हम क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट नहीं कर सकते, मतलब दशमलव को हटा नहीं सकते। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो आप बस अभी के लिए इतना समझिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम डिटेल में जा नहीं सकते। बस इतना समझिए कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है कि जिनके ऊपर रूट लगा हो, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में न लिख पाए। ठीक है, वो होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या। ठीक है, अभी मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 1.32, ठीक है, और उसके ऊपर लगा दिया बार, तो ये क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये बार का मतलब है कि जब संख्याएं यहाँ पे जो होता है ना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है,
यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है लेकिन टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्यों क्यों हो जाए? क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.322222 डॉट। अब जो ये 2 होता है इसका एक तरीका होता है कि 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, फिर घटा देते हैं तो एक नंबर हमें मिल जाता है। वो हम पढ़ेंगे, अभी वो सिलेबस में से हमारे हटा दिया गया, तो अभी हम एग्जाम वाली चीजों पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये फंडा? परिमेय और अपरिमेय हमने क्लियर कर दिया। तो कुछ सवाल तो इस पे पूछ सकते हैं आपसे, कुछ पूछे भी हैं। हमने जब पीआईक्यू सीरीज में कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमसे पूछा गया था कि अभाज्य संख्या बताओ सबसे छोटी, या ये बताओ कि इसमें मतलब पूर्ण संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपरिमेय सिद्ध कैसे किया जाता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो चीजें हमारे पास। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध कर दें कि वो परिमेय नहीं है, और परिमेय के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ता है? परिमेय के लिए हमें सिद्ध करना पड़ता है कि p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे कि अगर मुझे बताना है भाई कि ये एक संख्या है 3, ये परिमेय नहीं है, तो क्या बताऊंगा मैं कि मैं इसे 3/1 के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। लेकिन जब मैं लिख के देखूंगा तो लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से कोई भी संख्या मुझे देगा √3, √5, √7, तो पहले मैं मान लूंगा, ये माना कि वो एक परिमेय संख्या है। मानने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? ये सिद्ध कर दूंगा कि वो गलत आ रही है, मेरी अवधारणा थी जो मैंने माना था, मेरी परिकल्पना गलत आ रही थी, इस वजह से वो क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। बस यही करना होता है। ठीक है, जैसे कुछ फेमस मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं आपको, जो मैं पीआईक्यू सीरीज वगैरह तक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसमें कीजिए कि मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे इसको लगाया जाता है। जिसमें मैंने बात की थी कि √3 को मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, √5 को, और एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था 2 + √5 वाला भी क्वेश्चन मैंने किया था। इसमें क्या करना होता है? बस सिंपल आप मान लेते हैं कि माना 2 + √5 या √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या मानने के बाद अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल दे रखा है जैसे √3 है, तो √3 के लिए हमने माना एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बाद परिमेय संख्या यानी क्या होती है? √3 = p/q। कोई भी नंबर हो सकता है p/q, यानी कि हम p/q के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। अब फिर एक चीज और मैंने बताई थी यहाँ पर, क्या कि एक तो परिमेय संख्या होगी, और ये क्या होती है? ये जो p/q होगा ये सहअभाज्य होंगी, सहअभाज्य। अब ये क्या है भाई? सहअभाज्य संख्या होगी। ये भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसी से फिर आपका आएगा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, और इसके जो मतलब कि इनको काटने पर ये सहअभाज्य होता क्या है वो समझ लो पहले, सहअभाज्य, ताकि कंफ्यूजन ना है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया 4/8, 4/8, तो सहअभाज्य का मतलब है कि इसको हम लोग इतना काट दो, सबसे कम काट दो, मतलब लीस्ट काटते चले जाओ। जैसे 2 से काटा, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 चौक 8, कितना आ जाएगा? 2/4। फिर कटेगा भी ये, 2 1 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 1/2। ठीक है, 1/2। तो अब मुझे बताओ, अब इनको कोई संख्या, ऐसी संख्या है सेम जो इन्हें काट सके? हो गया नहीं धन भाई, कोई सी संख्या नहीं। 1/2 को तो 2 काट नहीं सकता, एक। अब इनको सिर्फ एक ही काट सकता है, एक ही, क्योंकि इनका क्या है? सहअभाज्य है। तो बस इसी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगी? ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हो जाएंगी। क्यों संख्याएं सहअभाज्य हो जाएंगी? क्यों? क्योंकि इनका गुणनखंड केवल एक है अब, यानी कि इनको काटने वाली केवल संख्या अब एक बची और कोई नहीं बची। एक और एग्जांपल लो, मैंने लिख दिया 9/15, क्या होगा भाई बताओ? 3 से काट रहा हूं मैं, 3 × 3 = 9, 3 × 15, 3/5। अब मुझे बताओ क्या 3/5 सहअभाज्य है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों है सहअभाज्य? क्यों? क्योंकि 3/5 को अब केवल एक ही संख्या है, वो क्या? केवल एक, जो दोनों को एक साथ काट सकती है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके। तो 3 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके से जब यहां पे तुम मानोगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो यही मानोगे कि √3 = p/q, और जो p और q है वे सहअभाज्य है। यानी कि अब p/q को केवल कौन काट सकता है? एक काट सकता है। अगर कोई और काटेगा तो वो क्या हो जाएगी? हमने जो माना है वो गलत हो जाएगा। इस वजह से यही चीज होती है। यानी कि अब हम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें ऐसा करते हैं कि √3 = p/q, उसके बाद फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या? √3q = p। इससे पता चलता है कि √3 क्या है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से हो जाता है 3q² = p²। अब हमें पता है कि p² को 3 काटेगा, फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ से 3² को p काटेगा। फिर हम लोग दोबारा लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि q3 क्या करेगा? वो q को भी काटेगा। यहां पे लिख देता हूं कि 3 q को भी विभाजित करता है, ठीक है, और 3 p को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा? जब 3q और 3p दोनों को विभाजित करता है तब तो हमारी भाई परिकल्पना गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमने माना था सहअभाज्य। यहाँ पे सहअभाज्य का मतलब ही होता है कि इनको काटने वाली केवल संख्या क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए और कोई नहीं। लेकिन यहाँ तो 3 भी इन दोनों को काट रहा है, इसका मतलब p और q सहअभाज्य नहीं है। तो यानी p और q सहअभाज्य नहीं है, तो हमने जो माना है कि p और q एक परिमेय संख्या है,
वो भी नहीं है, अतः √3, √5, √7 जो भी हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, सारी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, बात खत्म। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में, 5 नंबर में, और हो सकता है कभी कभी 6 नंबर में पूछ लेता है, अगर उसको नंबर देने का मन है आपको। बिल्कुल भाई, हो सकता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन हम नहीं छोड़ सकते, ये वाला पोर्शन हम नहीं छोड़ सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाला पोर्शन जरूर करके जाइएगा, ये छोड़ने वाला पोर्शन नहीं है आपका। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास तीसरा पार्ट आता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इस पे जो और क्वेश्चन है ना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पे करने जाएंगे तो उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पीवाईक्यू सीरीज में, वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन आए होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे उस वीडियो में। अभी मूव ऑन करते हैं आगे। अब हमसे क्या कह रहे हैं, अब हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। देखो अभाज्य संख्या मैंने अभी बताई है, मैंने आपको अभाज्य संख्या इसीलिए बताई है अभी कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है, तो उसके लिए अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या मैंने क्या बताई थी, ऐसी संख्याएं कि जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 ही होता है। एक तो वो संख्या खुद होती है और एक मतलब कि गुणनखंड का मतलब कि उन्हें कौन कौन सी संख्या काट सकती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो 2 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, एक तो 1 काट सकता है और एक खुद 2 ही उसे काट सकता है, और कोई संख्या नहीं काट सकती। तो इस वजह से 2 एक अभाज्य संख्या है। इस तरह से मैंने 11 का एग्जाम्पल दिया था, 11 को केवल 1 काट सकता है और 11 खुद काट सकती है, और कोई नंबर 11 को नहीं काट सकता। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 11 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। बस यही चीज यहाँ पे निर्भर करती है कि अब हमसे एलसीएम, पहले मैं एलसीएम एचसीएफ बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड पे चलेंगे। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का मतलब ये होता है, ये होता है मेरे पास लासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो लगता है, जैसे कि हम लीस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम होता है हमारे पास लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त, और ये होता है हमारे पास महत्तम समापवर्त। महत्तम, एक सेकंड, महत्तम समापवर्त। ठीक है, ये 2 हमें पढ़ने होंगे यहाँ पर। और ये कौन सी, ये अलग अलग तरीके से आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, और भी छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये बहुत बेसिक है। लेकिन यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे निकालना है ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम के बारे में देखते हैं, एचसीएफ के बारे में। एलसीएम पता है क्या होता है, एलसीएम ये होता है कि जब आप किसी भी 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालने के बाद उनमें जो सबसे बड़ी घात होगी, जो सबसे बड़ी घात कॉमन होगी, उनको क्या करना होगा, उन सबका मल्टीप्लाई कर देना होगा, उन सबका गुणा कर देना होगा। जैसे कि यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं लिखूं ना, मैं आपको करके बताऊं, जैसे मैं एक ले लूं 144 और एक ले लूं मैं 156 का। चलो भाई, इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। 2 से करो, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। मैं इनका गुणनखंड निकाल रहा हूं पहले, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मैंने बताया आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हमें क्या करना होगा कि ऐसी संख्याओं से काटना होगा, ऐसी संख्याओं से गुणनखंड करना होगा जो अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब। अब मैं इसी का कर रहा हूं एग्जांपल से। 2 सते 14, 2 दूना 4, 36 आ जाएगा। फिर ये, फिर 2 से 18, फिर 2 से आ जाएगा यहाँ 9, फिर यहाँ आ जाएगा 3 तिरिक्का 9, फिर यहाँ 3 एकम 3, ये आ गया। अब क्या करूं, इनका गुणनखंड लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये मैंने लिख लिया इसका। ठीक है, फिर क्या करेंगे 56 का, 56 का भी कर लो भाई। 2 28 दूना 56, फिर 2 एकम 2, 2 सते 14, मतलब 14 दूना 28 हो जाएगा, फिर 2 सते 14, फिर यहाँ से क्या 7 एकम 7, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो भाई। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब यहीं से दोनों चीज समझ लो, एचसीएफ भी एलसीएम भी। पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की, किसकी बात करते हैं हम, एचसीएफ की बात करते हैं, यानी कि इसके हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त। इसमें क्या होता है, इसमें जो तुम्हें ये दिख रहा है जिसका गुणनखंड निकालना है, तो इसमें सबसे ऐसी संख्याएं ढूंढो कि जो कॉमन तो है लेकिन लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन का मतलब है, अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं, 2 गुणे 2 गुणे, ये देखो 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये मैंने लिख दिया 144 का। अब मैं इसका लिख रहा हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो ये देखो हमारे पास कम से कम हमसे हमें कितने इसमें कॉमन दिख रही है संख्याएं। तो हमें एक कहोगे कि नंद भाई देखिए 2 इसमें भी है, 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 2 इसमें भी है। तो जो कॉमन मिल गया ना उसको निकाल लो। और एचसीएफ क्या देगा हमें, एचसीएफ यही देगा। एचसीएफ क्या देगा, जो कॉमन आ रही है हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम देखो क्या कह रहा है, एलसीएम में ये होता है, एलसीएम के लिए मैं फिर से इसे लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे कहां पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे, ये जो मैंने इसको लिखा है ना, यहाँ पे मिटा के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एलसीएम के लिए। यहाँ पे देखो एलसीएम के लिए 2 गुणे 2 गुणे, ये तो मैंने इसका लिख दिया 144 का। अब इसका भी लिख देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7।
अब बताओ इसमें दोनों में सबसे ज्यादा घात वाली संख्याएं कौन सी है? क्या करो, इसको ऐसे लिख लो। कैसे? दो दो चार है, एक दो तीन चार, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 का स्क्वायर है बटे बटे मतलब यानी कि अब इसकी वैल्यू लिख लो। इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे 7। अब पता है मैं क्या लूंगा, अब मुझे एलसीएम के लिए क्या करना होगा? एलसीएम के लिए मैं ये ले लूंगा जो हमें सबसे ज्यादा आ रही है घात। किसकी आ रही है? सबसे ज्यादा आ रही है 2 की पावर 4। मैं ये ले लूंगा 2 की पावर 4, फिर क्या ले लूंगा मैं? 3 का स्क्वायर, फिर क्या ले लूंगा मैं? 7 ले लूंगा, और इन सबका मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन, सॉरी एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए तो मुझे सबसे कम लेना होता है। जैसे यहाँ देखो दो दो दो, जो कॉमन थी बस वही ले लिया, बाकी जो नहीं कॉमन है उसे हटा दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है वही लेना है। इसमें हमें कॉमन से मतलब नहीं, इसमें मतलब है कि वे संख्याएं जो सबसे ज्यादा घात वाली है। ठीक है, सबसे ज्यादा घात वाली है वो कौन कौन सी है? यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 आ रही है हमारे पास। ठीक है, 2 की पावर 4 आ रही है, फिर क्या आ रही है? 3 का स्क्वायर इसमें आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 भी है, लेकिन हम इसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि जब 2 की पावर 4 ले लिया है तो उसमें ये चीज पहले से आ गई, हमें हाईएस्ट लेना होता है, सबसे ज्यादा घात वाली। अब क्या करेंगे? 2 का 4 बार करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 3 3 9 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 7 9 13 यानी 16 9 होता है 144 गुणे 7 कर दो। जो भी इसका मल्टीप्लाई करोगे ना वहां पे आ जाएगा। 7 चौक 28 आता है 2, 7 चौक 28 2 30 आता है 3, 7 एकम 7 3 10, 1008 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब देखो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं जो आपका आ रखा है, उसमें एग्जाम में आ रखा है, उससे हम और साइंस समझ जाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड से? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा कि हमें किसी दो संख्याओं का एलसीएम देके एचसीएफ पूछ लेता है या एचसीएफ देके एलसीएम पूछ लेता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। इसके बाद ये वाले एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल से समझ लो, ताकि एचसीएफ और एलसीएम का फंडा क्लियर हो जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, आओ भाई फटाफट देखते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है? ये देखो, चलो इसको मिटा दिया है तो मिटा ही देते हैं। क्या है हमसे? 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड। क्या है हमारे पास? 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। कैसे निकालोगे? बहुत आसान तरीका है। पहले सबका क्या करना होगा? हमें गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड 6 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 72। 72 का करो, 2 से करोगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से करोगे तो 18, 2 से करोगे 2 9 18, फिर 3 से करोगे 3 तिरिक्का 9 और 3 एकम 3, ये आ गया हमारे पास 72 के लिए। फिर हमारे पास आएगा 120 के लिए। 2 से करोगे तो कितना आएगा? 2 6 12 60, फिर 2 30, फिर 2 15, फिर 3 5, फिर 5 एकम 5, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या करो अब सब? अगर मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है एचसीएफ। पहले मैं निकालूंगा क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्ग। उसके लिए मैं क्या करूंगा? सबको लिख लूंगा, यानी कि मैं लिख लूंगा इसका क्या गुणनखंड आया, इसका क्या गुणनखंड, इसका क्या गुणनखंड। उसके बाद जो उसमें कॉमन होगा उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका मैं गुणा कर दूंगा। जैसे कि एचसीएफ के लिए मैं लिखना चाहूंगा सबसे पहले 6 का आता है 2 गुणे 3, फिर आता है मेरे पास 72 का। 72 का कितना है? देखो 2 2 2 3 बार 2 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर मेरे पास 120 का आता है। 120 का यहां आपको दिख रहा होगा 2 2 2, ये लिख दिया। फिर क्या लिख दिया? 3 गुणे 5, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैंने कहा एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ के लिए देखा करो कि सबसे कम वाला कौन कॉमन है, मतलब कि ये देखो जो सब में पाया जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? एचसीएफ के लिए जो तीनों में मिलेगा वही लेना होगा। जैसे कि ये देखो यहाँ 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है। अब 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, लेकिन 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो खत्म। 3 देखो 2 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, तो इससे उससे भी नहीं ले सकते। एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए वही लेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में वेनिस्ट होगा वही लेना है। कितना आ जाएगा मेरे पास? देखो 2 और एक कितना आ गया? एक तो 2 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया, 2 3 6, 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो यानी एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 आ गई। किसके लिए? 6 72 120 का एचसीएफ 6 आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या करूंगा मैं? देखो एलसीएम के लिए यहां पर आओ फिर से। एलसीएम देखो क्या सर आएगा हमारे पास? एलसीएम यही बताते हैं। एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करोगे? देखो 6 के लिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 2 गुणे 3। फिर क्या करेंगे हम? 72 के लिए, 72 के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 1 2 3, तो 2 की पावर कितना लिख सकता हूं मैं? 3, क्योंकि 2 3 बार लिखा है, 3 2 बार लिखा है तो 2 लिख दिया। फिर देखो 120, फिर कितना? 120 दिख रहा है आपको? 120, 120 के लिए 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ये लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही है। अब मुझे लेना है यहाँ पर हाईएस्ट पावर, फिर लेनी है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 ही दिख रही है,
2 की पावर 3, तो एक तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, किसके लिए? एलसीएम के लिए। किसके लिए? एलसीएम के लिए। 2 की पावर 3 आ गया एक, फिर क्या आ गया हमारे पास? गुणे 3 की पावर 2। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वो लेना होता है कि जो सबसे ज्यादा हो हमारे पास, जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। देखो 3 का स्क्वायर है यहाँ पर, और 5 5 यहाँ पर अकेला तो है, लेकिन इसकी पावर सिर्फ एक ही है, तो 5 एक ही बार लेंगे। कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, और 3 त्रिका 9 गुणे 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 नवा, या फिर 9 बचे 45, 45 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 8 40 के 0 आता है, और 4 8 चौक 32 4 36, 360 हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये नहीं दिख रहा है तो दोबारा से मैं लिख देता हूँ, ये है 360। कितना है? 360 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम किसका? ये एलसीएम है हमारे पास 6 72 120 का। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अब तो यहां चीज आपको समझनी होगी, यहां पर वो क्या है, एलसीएम के लिए हमें करना होता है कि जो हमारे पास पावर आ रही है, तीनों का लिख लिया गुणनखंड, और गुणनखंड लिखने के बाद ये देखा कि उसमें कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन आने के बाद उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है हमारे पास, सबसे अधिक घात वाला वो लेना होता है, और एचसीएफ के लिए सबसे कम घात वाला, जैसे इसमें दो दो जो कॉमन है तीनों में है, वो लेना होता है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी पोर्शन इस चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? जब हमारे पास दो ऐसे नंबर्स दे रखे हो जिनका गुणा करने पर हमें संख्या मिले, यानी कि हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, एक बार हमें एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, एचसीएफ देके एलसीएम पूछ लेगा, तब क्या करोगे? तो इसका फार्मूला होता है कि अगर यहां पर हमें एलसीएम दे दे तो x गुणे y बटे एचसीएफ, या फिर अगर हमें एचसीएफ दे दे, हमसे एचसीएफ पूछ ले, तो x गुणे y, वही दोनों संख्याओं का गुणा, बस एलसीएम नीचे चला जाता है और कुछ बदलाव नहीं आता है। ये चीज समझ लो, ये दोनों फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपने 12 हमने भी क्वेश्चन देखे हैं कई बार, क्वेश्चन इसमें हमें सीधा सीधा मिल जाता है। अगर ये फार्मूला याद है तो खत्म, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर भी देता हूं आपके लिए। यहाँ पे हमें कह रहा है, देखो, हाँ, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एचसीएफ किसका? 252। हाँ, और कोई आसान देखते हैं, क्योंकि इसमें तो बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा, वो तो आप समझ जाएंगे कैसे करना है। हाँ, इसका देखते हैं। हमसे कह रहा है कि दिया गया है लासा, लासा यानी कि हमें एलसीएम, लघुत्तम समापन, एलसीएम में कितना दिया गया है? 3168। तो किन दो संख्याओं का? दो संख्याओं का दिया गया है, और वो जो दो संख्याएं हैं वो है 132 288। यही है 132 288 का 3168 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है इसका मासा क्या होगा? मासा बोले तो एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्त क्या होगा। हमें लघुत्तम समापवर्त दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, हमसे मासा पूछा है क्या होगा। देखो इसमें करते क्या है, सिंपल। हमें पहले हमें क्या पता है? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या होती है? वे दो संख्याएं जिनका एलसीएम एचसीएफ लिया गया है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? यहाँ पे लिख देता हूं संख्याएं। ठीक है, एक्स और वाई क्या हमारे पास? संख्याएं हैं। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पर एलसीएम में दे रखा है, तो अब हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। कौन सा लगाऊंगा? ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, एचसीएफ बराबर एक्स गुणे वाई। एक्स क्या है यहाँ पर? 132 गुणे 288। ये दोनों संख्याएं हैं हमारे पास। अब ये दोनों संख्याओं का क्या करना होगा? गुणा करना होगा बटे एलसीएम। एलसीएम कितना है? एलसीएम हमें दे रखा है 3168। बस क्या करोगे? इसको काट पीट के सोल्व कर दो, हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा आसानी के साथ। यही चीज हमारे साथ एलसीएम में भी करते हैं कि एलसीएम पूछ के एचसीएफ दे देते हैं, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कभी कभी थोड़ा सा अगर टिपिकल इन्हें क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करेंगे? एलसीएम देंगे, एचसीएफ देंगे, दोनों देंगे, एक्स और वाई में से कोई एक गायब कर देंगे, कहेंगे इसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे? फिर ये गुणा करके आप आसानी से निकाल सकते हो, इससे भी, इस फार्मूले से। तो यहां से देख लो, 2 से काटोगे तो 2 छक्का 12 आएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 1 बच जाएगा, 2 पचे 10, फिर 1 बच जाएगा तो 2 अठे 16, 2 चौक 8। ये आ रहा है, देख लो एक बार। 2 एक कम 2, 1 बच जाएगा, 2 पचे 10, 1 2 अठे 16, 2 चौक 8। 2 से काटोगे फिर इसे तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से इसे काटो, 2 सते 14, 2 9 18 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से आ जाएगा यहाँ 33, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर आ जाएगा हमारे पास 1, 2 9 18, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो क्योंकि अभी 2 से कटा है, 2 7 14, फिर यहाँ से 2 दूना 4, यहाँ से आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 अठे 16। ठीक है, फिर हम पास यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 से अभी भी कट रहा है, 2 से आ जाएगा यहाँ पे 36 दूना 72। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 9 18 और 2 9 18, यहाँ से आएगा 3 से या 11 से काटते हो तो 11 तिया 33, 11 9 99। ठीक है, अब भी कट रहा है। हाँ देखो, 9 कम 9, 9 चौक 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 और 3 बच गया, तो 4 तिया है 12। कितना आएगा हमारे पास? एचसीएफ 12 आ जाएगा यहाँ से इस केस में। ठीक है,
तो अब ये पे क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि कभी एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछ ले, एलसीएम देके एचसीएफ पूछ ले, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टैकल करने के लिए ये वाले फार्मूले जो मैंने भी बताए हैं वो याद होने चाहिए। अब मैंने क्या किया है, इस चैप्टर में मैंने सारे फार्मूले आपको बता दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे वो बता दिए हैं। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप और करना चाहते हैं तो हमारी पीवाईक्यू सीरीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी सामने भी, आप नीचे लिंक में जाएंगे तो वहां पे भी प्लेलिस्ट उसकी दी गई है, आप वहां से भी जाकर अपनी तैयारी वो कम्बल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।